नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत पर। देखिए, मध्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत इससे पहले हमने गोंड राजवंश को देखा था और गोंड राजवंश के पहले वाले भाग में हमने गोंड राजवंश से संबंधित जो कि गोंड राजवंश के प्रारंभ से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जैसे कि गोंड राजवंश की स्थापना कब, कहां और कैसे किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। और स्थापना से संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मध्य प्रदेश में पाए गए हैं उसके बारे में जाना था। तो काफ़ी छोटा वीडियो था, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप आई बटन पर क्लिक कर या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, गोंड राजवंश के शासक यादव राय के बाद गोंड राजवंश का जो अगला शासक आया वो आया संग्राम शाह। संग्राम शाह गोंड राजवंश का सबसे प्रतापी एवं सबसे योग्य सम्राट सिद्ध हुआ और आज का ये लेक्चर हमारा पूरा का पूरा संग्राम शाह पर ही आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम और देखते हैं संग्राम शाह को। तो देखिए, अगर हम बात करें संग्राम शाह के शासनकाल के बारे में तो 1510 ईस्वी से लेकर 1541 ईस्वी तक संग्राम शाह ने गोंडवाना वंश के राज्य सिंहासन पर शासन किया, ठीक है। तो 1510 से लेकर 1541 तक इसने शासन किया। आपको बता दूं, जब संग्राम शाह गोंड राजवंश के राज सिंहासन पर आसीन हुआ उस समय हमारा गोंडवाना साम्राज्य केवल जबलपुर एवं मंडला के आसपास के क्षेत्रों, ठीक है। जब संग्राम शाह गोंड राजवंश की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय गोंड वंश का साम्राज्य केवल जबलपुर एवं मंडला के आसपास के क्षेत्रों तक ही विस्तृत था, ठीक है। कहां तक था? जबलपुर एवं मंडला के आसपास के क्षेत्रों तक ही विस्तृत था। संग्राम शाह ने इस स्थिति का सुधार करते हुए गोंड राजवंश के साम्राज्य क्षेत्र में भरसक वृद्धि कर गोंड राजवंश के साम्राज्य को काफी ज्यादा विस्तृत कर दिया, मीन्स उसको काफी ज्यादा बड़ा कर दिया। अब बड़ा करने के दृष्टिकोण से संग्राम शाह द्वारा ऐसा कौन से काम किए गए जिसके परिणाम स्वरूप गोंड साम्राज्य काफी ज्यादा फैल गया था? तो पहला तो इसके द्वारा किया गया जो काम आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार परीक्षा में ये पूछा भी जाता है। देखिए, इसने अपने आसपास के 52 राजाओं को हराकर, ठीक है, इसने अपने आसपास के 52 राजाओं को हराकर उनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया, ठीक है। अपने आसपास के 52 राजाओं को हराकर उनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया, जो कि एक छोटी मोटी बात नहीं थी, ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसने 52 गढ़ों को जीतकर, गढ़ मीन्स किले, 52 गढ़ों को जीतकर उनके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर गोंडवाना साम्राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर दी। और यही कारण है कि संग्राम शाह का एक नाम 52 गणाधिपति भी है। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि अगर गोंड वंश का वो कौन सा शासक है जिसको 52 गणाधिपति के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है? संग्राम शाह। क्यों? क्योंकि इसने 52 गढ़ मीन्स 52 किलों को जीतकर उनके साम्राज्य क्षेत्र को अपने साम्राज्य क्षेत्र में मिलाकर गोंडवाना साम्राज्य के क्षेत्र को जरूरत काफी ज्यादा विस्तृत कर दिया था, ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा कर दिया था। आगे हम बात करते हैं। देखिए, अब इसने जब 52 गढ़ों को जीतकर गोंडवाना साम्राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर दी तो जो गोंडवाना साम्राज्य पहले के समय में जबलपुर एवं मंडला के आसपास के क्षेत्रों तक ही फैला हुआ था, अब यह जबलपुर और मंडला के अलावा ढिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सागर, दमोह, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा तथा महाराष्ट्र राज्य के नामपुर जिले तक विस्तृत हो गया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर में भी संग्राम शाह का शासन था। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि संग्राम शाह के साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ पर था, तो जबलपुर और मंडला में तो पहले ही था और जबलपुर मंडला के अलावा ढिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सागर, दमोह, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा तथा महाराष्ट्र राज्य के नामपुर जिले एवं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक विस्तृत था। याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं सम्राट शाह का। देखिए, संग्राम शाह का एक नाम पुलसत्य बंसी भी था, ठीक है। संग्राम शाह का एक नाम क्या था? पुलसत्य बंसी भी था। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो पुलसत्य था ये रावण के पिता का नाम था। मीन्स दूसरे शब्दों में कहें तो पुलसत्य का पुत्र रावण था। अब चूंकि रावण के खानदान में सबसे ज्यादा प्रतापी रावण ही था, इसलिए इसकी तुलना रावण से करते हुए इसको पुलसत्य वंशी कहा गया, ठीक है।
क्यों कहा गया? क्योंकि जो गौड़ जनजाति के लोग थे ये स्वयं को रावण वंशी समझा करते थे, स्वयं को क्या कहा करते थे? रावण का वंशज कहा करते थे। अब आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस बात पर आपत्ति जता देंगे, कुछ लोग तो यही कहने लगेंगे कि सर आपको पढ़ना नहीं आता, आपको लिखना नहीं आता, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, आप गौड़ जनजाति के लोगों को रावण का वंशज बता रहे हैं, रावण का। ठीक है, तो देखिए जितनी भी जानकारियां हैं ये सारी की सारी खोज कर सर्च कर लेकर आई जाती हैं आपके सामने काफ़ी सारे ज्ञानवर्धक स्रोतों के माध्यम से, जो कि MP GK से रिलेटेड होते हैं वहाँ से। ऐसा नहीं कि कुछ भी मनगढ़ंत बनाकर आपके सामने पेश कर दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर याद रखिएगा, देखिए पुलसत्य वंशी भी कहा जाता है, और पुलसत्य किसका पिता का नाम था? रावण के पिता का नाम था। और गौड़ जनजाति के लोग जो हैं ये स्वयं को रावण का वंशज या रावण वंशी माना करते थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसका एक नाम आमहड़ दास भी था। ठीक है, एक नाम क्या था? आमहड़ दास भी था। संग्राम शाह तो ताई, संग्राम शाह के अलावा 52 गढ़ों को जीतकर इसने अपने साम्राज्य में शामिल किया और अपने साम्राज्य के क्षेत्र में वृद्धि की, इसलिए इसको 52 गढ़ाधिपति भी कहते हैं। आमहड़ दास जो था ये इसका मूलभूत नाम था। 1510 ईस्वी से लेकर 1513 ईस्वी के मध्य ये सिंहासन पर आसीन हुआ। ठीक है, और सिंहासन पर बैठने के पश्चात इसको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो आमहड़ दास नाम है ये इसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए सिंहासन पर बैठने के 3 वर्ष पश्चात ही इसने अपना नाम आमहड़ दास से बदलकर संग्राम शाह कर लिया। ठीक है, कब? 1516 में। तो नाम से संबंधित भी कई प्रकार के प्रश्न संग्राम शाह से आ सकते हैं, जैसे कि गोंड राजवंश का वो कौन सा शासक है जिसको 52 गढ़ाधिपति के नाम से जाना जाता है? संग्राम शाह। गोंड राजवंश का वो कौन सा शासक है जिसको पुलसत्य वंशी कहकर पुकारा जाता है? संग्राम शाह। आमहड़ दास गोंड वंश के किस शासक का नाम था? संग्राम शाह। और संग्राम शाह ने अपना नाम कब परिवर्तित किया था? तो सिंहासन पर बैठने के 3 वर्ष पश्चात 1516 ईस्वी में इसने अपना नाम आमहड़ दास से बदलकर संग्राम शाह रख लिया था। आइए हम बात करते हैं कि साम्राज्य को विस्तृत करने के दृष्टिकोण से इसके अलावा और क्या काम किए थे इसने। तो 1531 में इसने रायसेन पर हमला किया, और इसी समय गुजरात के सुल्तान बहादुर ने भी क्या किया? रायसेन पर हमला किया। जब इन दोनों ने रायसेन पर हमला किया तो कुछ समय के लिए तो क्या हुआ, इन दोनों के मध्य एक झड़प सी हुई, और बाद में क्या हुआ, इन दोनों के मध्य रायसेन को लेकर एक संधि हो गई। अब इस संधि में किस व्यक्ति के द्वारा किसको कितना धन देकर अपनी तरफ मिलाया गया था या समझौते के लिए तैयार किया गया था, इस विषय पर यहाँ पर कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गोंड राजवंश का वो कौन सा शासक था जिसने गुजरात के सुल्तान बहादुर के साथ रायसेन को लेकर संधि की थी, तो आप बता देना संग्राम शाह था। या पूछ लिया जाता है कि गुजरात के सुल्तान बहादुर की गोंड राजवंश के वो कौन सा शासक था जिसके साथ रायसेन को लेकर संधि हुई थी? संग्राम शाह था। दोनों स्थिति में संग्राम शाह सही उत्तर होगा। आगे हम बात करते हैं संग्राम शाह के शासन काल में बनवाई गई प्रमुख इमारतों के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी इमारतें बनवाई गई? देखिए, संग्राम शाह के शासन काल में जो इमारत बनवाई गई उनमें से जो पहली इमारत है वो है चौरागढ़ का किला। चौरागढ़ का किला जो कि मध्य प्रदेश राज्य के नरसिंहपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चौरागढ़ का जिला कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य के नरसिंहपुर जिले के गाडरबाड़ा नामक तहसील में। ठीक है, चौरागढ़ का जिला मध्य प्रदेश राज्य के नरसिंहपुर जिले के गाडरबाड़ा नामक तहसील में स्थित है। आगे हम बात करते हैं, दूसरी जो इमारत आती है वो आती है बाजना मठ। देखिए, बाजना मठ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बाजना मठ से संबंधित काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें बाजना मठ के बारे में, तो बाजना मठ जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। पहली बात, अगर हम बात करें कि ये जबलपुर से कितनी किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो अगर हम बात करें मील के हिसाब से तो 9 मील की दूरी पर स्थित है, और अगर किलोमीटर में देखें तो 6.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहली बात, जबलपुर जिले में संग्राम सागर नामक एक झील है, और इसी संग्राम सागर झील के किनारे पर स्थित एक मंदिर है जिसको भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इसी भैरव मंदिर को कहते हैं हम बाजना मठ, जो कि भारत का एक सिद्ध तांत्रिक मंदिर माना जाता है। और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की प्रत्येक ईंट में कोई ना कोई मंत्र फूंक कर उसको स्थापित किया गया है,
और इस प्रकार के भारत में केवल 3 ही सिद्ध तांत्रिक मंदिर हैं, जिनमें से एक बाजना मठ है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। तो ये तो हो गई पूरे बाजना मठ की कहानी। तो याद रखिएगा कई सारे क्वेश्चन बाजना मठ से भी पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि गढ़मंडला के समीप इसने एक तालाब का भी निर्माण करवाया था। अगर हम बात करें इसके और चीजों के बारे में, ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके बेटों के बारे में तो इसके 2 बेटे थे, दलपत शाह और चंद्र शाह। ठीक है, कितने बेटे थे इसके? 2 बेटे थे, दलपत शाह और चंद्र शाह। इसमें से दलपत शाह जो था ये इसका बड़ा बेटा था और 1542 में इसने अपने बड़े बेटे दलपत शाह का विवाह राठ महोबा के चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री या फिर चंदेल वंश के अंतिम शासक कीरत सिंह की पुत्री रानी दुर्गावती के साथ करवाया था। तो ये भी आप याद रखिएगा अगर पूछा जाता है। देखिए 2 बातें यहाँ पर आती है, कभी कभी कहा जाता है राठ महोबा के चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री, तो कभी कभी कीरत सिंह नाम भी सुनने को मिलता है। दोनों नाम नहीं आते हैं, दोनों में से कोई एक ही आता है। और अगर दोनों के दोनों ही आ जाते हैं तो कौन सा जो आपका क्वेश्चन है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1543 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये गोंड राजवंश के ऊपर बनाया गया दूसरा लेक्चर जो कि पूरी तरह से संग्राम शाह पर आधारित था पसंद आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा, हम उस दिक्कत को उपाय आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर आप में से कोई भी इसी तरह की वीडियो और पाना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी सभी दोस्तों के मत चैनल को शेयर भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कर अच्छे अच्छे कमेंट कर हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को पता भी है कि अगर आप वीडियो का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में हर एक वीडियो का PDF मिलता है। सो उसके माध्यम से आप और यही की यही बात है बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह बल्कि इससे भी अच्छी तरीके से, ठीक है, उसमें देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो देख कर कीजिए, एक बार आप PDF देख लीजिए और इसके अलावा स्वयं से भी कर लीजिए। सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी तरीके से पक्की हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।